गदर वन एक फिल्म नहीं है, गदर वन इमोशन है लोगों का प्यार उससे जुड़ा है, तो लोग उसको अपनी फिल्म मानते हैं। तो गदर 2 के लिए इसीलिए तो लोगों में इतना प्रोत्साहन है कि उनको लगता है उनका ही कोई हिस्सा आ रहा है, फिल्म नहीं आ रही, उनका ही कोई इमोशन का हिस्सा आ रहा है। और तारा सिंह के बिना लेकिन गदर नहीं हो सकती, सनी के बिना गदर नहीं हो सकती। लोगों को तारा सिंह देखना है, कितनी भी ग्रेट कहानी होती और तारा सिंह अगर नहीं आते उस कहानी में तो फिल्म बनी नहीं सकती। तो सकीना का किरदार अमीषा के बिना कोई कैसे करेगा? अमीषा जो सकीना लगी है कोई दूसरा लग नहीं सकता। सकीना सिर्फ अमीषा ही हो सकती है और अमीषा ही है। और सलमान खान का क्या कि लोग कहते हैं कि शराब पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, महफिलें लगाते हैं, फलाना करते हैं, ये सब बेकार की बात है। सलमान खान के साथ मैं अगर 4 घंटा हूं तो 4 घंटा वो सिर्फ सीन का डिस्कशन करता है, गानों का डिस्कशन करता है, फिल्मों का डिस्कशन करता है। इतने सीन, इतने गाने याद है उसको, लाइब्रेरी है वो, मतलब गूगल है। Anil Sharma, thank you so much for joining me on E-Times. It's a very big moment for you this Friday, 9 June. जी। गदर फिर से एक बार रिलीज होने जा रही है और गदर 2 जिसके बारे में हम आज ज्यादा बात करेंगे, उसके भी कुछ ही मतलब 7-8 हफ्ते बचे हैं जो फिर से आ जाए। और आपको काफी समय लगा है, काफी टाइम आपने अपना लिया है, उसके बीच में भी आपने काफी पिक्चरें बनाई, लेकिन गदर का जो एक आपके साथ जो नाम जुड़ा है, मैं स्टार्ट से आपको ऐसा पूछना चाहूंगा कि योर ग्रैंडफादर वाज एन एस्ट्रोलॉजर। कभी बोले थे कि, और फादर भी, दोनों कभी बोले थे कि यू विल बी कॉल्ड अनिल गदर शर्मा? नहीं, वो मथुरा की बातें थी, मैं तब बहुत 10-12 साल का बच्चा था, तब कहाँ। हाँ, लेकिन मेरे बाबा मुझसे ये कहा करते थे कि तेरा नाम बहुत होगा। अब नाम तो बाबा के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत हो ही गया, 2-4 लोग जानते ही है। बाबा हमेशा कहते थे कि नाम बहुत होगा तेरा, देश विदेश खूब जाएगा, देश विदेश भी जाना खूब हो गया। अब मथुरा जैसी छोटी शहर में वो जमाने में आज से 50 साल पहले इसी तरह की बात कहा करते थे कि बच्चा तुम्हारा बड़ा भाग्यवान है, बहुत नाम करेगा, देश विदेश जाएगा। बस देश विदेश जाएगा में सारी बात हुई, क्योंकि कहाँ देश विदेश जाते थे लोग। 2-4 बार मतलब जन तो नहीं जानते हैं। इफ यू ओपन योर विकिपीडिया पेज, आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड इट 10 टाइम्स। स्टार्ट से पहली सेंटेंस दूसरों की ऐसे शुरू होती है कि यहाँ पैदा हुए, ये स्कूल में गए। आपका फर्स्ट लाइन है ही हैज वर्कड विद एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, रजनीकांत। पहला लाइन वो है। चलिए ठीक है, लोगों की कृपा है, प्यार है। ओके, बताइए पार्ट 2 का ख्याल आपको एग्जैक्टली कहाँ आया? बिकॉज मैंने आपका एक इंटरव्यू 21 में पढ़ा था एंड यू सेड आई माइट, बट क्या था पार्ट 2? हमेशा हम कई बार आपको पूछते आ रहे थे उन दिनों। पार्ट 2 का चर्चा हमेशा से था, जब से पार्ट 2 के चलन चले हमेशा लोग मुझसे कहते थे पार्ट 2 गदर का लाओ, पार्ट 2 गदर। जहाँ जाता था, जो फिल्म बनाता था, जिस फिल्म का इंटरव्यू होता था, जिस फिल्म का फाइनल रिलीज होता था, एक सवाल पत्रकारों का आ जाता था, पार्ट 2 गदर का बनाएंगे क्या आप? अरे मैंने कहा यार कमाल है यार, ये क्यों बात करते हैं। मैंने बहुत कोशिशें की, 50 कहानियां आई, लेकिन कुछ बन नहीं रही थी बात। करते 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 सनी सर भी से भी बात होती थी, जी में भी बात होती थी, सब लोग बोलते थे यार गदर का पार्ट 2 ले आओ, गदर का पार्ट 2 ले आओ पब्लिक। फिर फाइनली बहुत कहानी आई, बहुत रिजेक्ट की। तो एक दिन में नवरात्रि का दिन था और नवरात्रि में हमारे यहाँ मथुरा से 11 पंडित आते हैं, 9 दिन तक पूजा चलती है। और तो लास्ट डे था तो शक्तिमान जी आए, जैसे पिछली गदर की कहानी सुनाने आए थे ऐसे ही आए और मुझे बोले कि आपके अंदर चलिए, आपसे 10 मिनट एक कहानी सुनानी है गदर की, गदर 2 की। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो गई? बोले हाँ क्रैक हो गई, आपको आज सुनाना है। शक्ति जी का ऐसा है कि जब तक वो अंगद का पाँव है, हिलता ही नहीं है, जब तक 100% ना उनको लगे कोई राइट है वो बोलेंगे ही नहीं, मुस्कुराते रहेंगे, सुनाता हूँ। कई साल से बात कर रहा था शक्ति जी से, अचानक एक दिन आए और मैं बोला प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद ये प्रसाद लेते हैं आपकी कहानी का। तो प्रसाद लिया और फिर मैं अंदर कमरे में गया और उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। 2 मिनट 5 मिनट कहानी सुनी और 5 मिनट सुन के मैं टहलने लगा और मैं सोच रहा था यार ये तो कमाल हो गया। ऊपर के अपने फ्लोर पे गया, अपनी वाइफ को सुनाई, सबको सुनाई, सब लोग थे हंसते थे, सब एक्साइट हो गए। तुरंत जाके सनी सर को सुनाई, सनी सर भी एक्साइट हो गए। और फिर मैंने जी में बात की, फिर पुनीत जी को सुनाई, शारिक को सुनाई, पुनीत जी को सुनाई, रुचिर को सुनाई जो उनका टेलीविजन के हेड है,
सबको कहानी बहुत अच्छी लगती गई और बस वहां से सफर शुरू हो गया। कहानी चाहिए थी क्योंकि गदर की कहानी, मैं सिर्फ गदर के नाम को यूज नहीं करना चाहता था, उसको भुनाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि गदर की कहानी सचमुच में कोई बॉम्ब हो, सचमुच में लोगों को बहुत एक्साइट करे, क्योंकि गदर 1 एक फिल्म नहीं है, गदर 1 इमोशन है लोगों का, लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी है, लोगों का प्यार उससे जुड़ा है, वो लोग उसको अपनी फिल्म मानते हैं। तो गदर 2 के लिए इसीलिए तो लोगों में इतना प्रोत्साहन है कि उनको लगता है उनका ही कोई हिस्सा आ रहा है, फिल्म नहीं आ रही, उनका ही कोई इमोशन का हिस्सा आ रहा है। तो इसीलिए गदर 2 सोचते वक्त मुझे 100 दफे कथा सोचनी थी और राइट कथा सोचनी थी, जो ऊपर वाले ने दे दी मुझे और हो गई। Okay, let me ask you a hypothetical question. Had you cracked a great story, but Sunny was not liking it, would you have gone ahead with it? देखिए, क्या तारा सिंह के बिना गदर नहीं हो सकती, वो कोई दूसरी पिक्चर हो सकती थी सनी सर के बिना, और तारा सिंह के बिना लेकिन गदर नहीं हो सकती, सनी के बिना गदर नहीं हो सकती। लोगों को तारा सिंह देखना है, तारा सिंह की कहानी देखनी है, तारा सिंह के बेटे की कहानी देखनी है कि हुआ क्या, बेटे ने बड़े होके क्या किया, सकीना ने क्या किया बाद में, ये कहानी देखनी है, इनके परिवार की कहानी देखनी है। गदर 2 सिर्फ तारा, सकीना और जीते और तारा के परिवार की कथा ही हो सकती थी और कुछ नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं हो सकता था किसी और एरा में किसी और कैरेक्टर की कहानी मैं गदर के नाम से कर दूं, वो गदर के नाम को भुलाना होता, जैसा अक्सर लोग करते हैं। लेकिन गॉडफादर की जब आप पिक्चर बनाओगे तो उन्हीं कैरेक्टरों की कहानी होगी ना, दूसरे कैरेक्टरों की कहानी नहीं हो सकती। बाहुबली होगी तो उन्हीं कैरेक्टरों की कहानी होगी ना, एवतार जब आप बनाओगे पार्ट 2 तो उन्हीं किरदारों की कहानी होगी, उनके बिना कैसे होगी। तो गदर तारा सिंह के बिना कैसे हो सकती है, तो नहीं हो सकती थी, कितनी भी ग्रेट कहानी होती और तारा सिंह अगर नहीं आते उस कहानी में तो फिल्म बनी नहीं सकती। तो यू आर ऑल्सो सेइंग दैट अगर अमीषा नहीं आती, हाँ नहीं होती, अमीषा नहीं आती तो मुझे सकीना के बिना कैसे हो सकती थी, नहीं हो सकती। कोई और हीरोइन आप नहीं ले सकते? नहीं, किसी को नहीं ले सकता था। सकीना का किरदार अमीषा के बिना कोई कैसे करेगा। अमीषा जो सकीना लगी है कोई दूसरा लग नहीं सकता। ऐसा नहीं है इंडस्ट्री में कलाकारों की कमी है या अच्छे चेहरों की, बहुत अच्छे सुंदर चेहरे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत इनोसेंट फेसेस हैं, लेकिन सकीना सिर्फ अमीषा ही हो सकती थी और अमीषा ही है। And how did you think of your son Utkarsh to come into this whole setup? देखिए, जीते तो उसने बचपन में किया ही था, तो जीते, ये तो इत्तेफाक की बात है, दुनिया की पहली फिल्म है जिसमें जिसने बच्चा किया है वही बड़ा कर रहा है। आज तक कभी ऐसे इतिहास में नहीं हुआ। तो हाँ, अगर जीते का जो रोल है वो रोल अगर जीते फिल्म लाइन में नहीं होता, उत्कर्ष यानी फिल्म लाइन में नहीं होता, उसका कैरियर कुछ और होता, तो इस बच्चे के लिए किसी और बच्चे को लिया जा सकता था, क्योंकि बच्चा था, बड़ा होके अक्सर होता है। लेकिन आई एम फॉर्चुनेट एंड फिल्म इज ऑल्सो फॉर्चुनेट, गदर इज ऑल्सो फॉर्चुनेट कि उसको वही बच्चा मिला जो बच्चा वो बच्चा बड़ा हो गया। ये इस फिल्म के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अब जब भी मैं जीते के क्लोजअप बचपन के काटता हूं तो इतना ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होता है, क्योंकि बचपन के क्लोजअप तो काटने पड़ते हैं फिल्म में, तो लगता है वही आंखें वही चेहरा, तो आदमी एकदम जुड़ जाता है। तो ये बहुत कमाल की बात हो गई है, और ऐसा कभी इसलिए नहीं हो पाया कि कोई पार्ट 2 बनने वाले ने, किसी ने 20 साल वेट ही नहीं किया, बच्चा होगा तो 20 साल लगेंगे ना बड़े होने। ये तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रिप्टेड फ्रॉम हेवन, स्क्रिप्टेड फ्रॉम ईश्वर ने, कि 20 साल बाद ही ये कहानी आई। ये कहानी 10 साल पहले आती तो जीते इसमें नहीं होता, जीते का किरदार होता लेकिन उत्कर्ष नहीं होता। 12 साल का बच्चा थोड़ा ही करता। और उत्कर्ष की तो किस्सा ऐसा है कि उत्कर्ष तो पहली पिक्चर में मैं लेना ही नहीं चाहता था, जीनियस में, गदर में। छोटा 5 साल का था। अभी मैं कहा, उसको ट्रेनों में भागना है, इधर भागना है, फादर मदर को भी उनकी को लगता था ये क्या चक्कर। लेकिन जी वाले और अमीषा पटेल एकदम पीछे पड़ गई कि जीते के लिए इससे क्यूट बच्चा नहीं हो सकता। तो एक्चुअली देखा जाए तो अमीषा ने बहुत कुछ मेरी वाइफ को समझाया, बहुत उनको बोला, इसलिए मुझे भी बहुत समझाया, और जी वालों ने भी बहुत समझाया नितिन के, भाई उत्कर्ष से बेटर कौन होगा, उत्कर्ष से बेटर कौन होगा। और उसके घुंघराले से बाल थे, सरदार लगता था, ये कर दो। छोटा सा था, 6-7 साल का था, लोग उसे कृष्णा कृष्णा बोलते थे, वो कृष्ण जैसी उसकी छवि थी, तो लोगों को बहुत प्यारा लगता था। सब जो आते थे वो बस, वो इंटेलिजेंट भी था, तो वो बस फिर सबने, अमरीश जी का बहुत प्रिय था वो, तो अमरीश जी भी बोलते थे कि भाई वाई नॉट, वाई अब दूसरा ये बच्चे। मैंने कहा सर नहीं कर पाएगा, मैं लोग कहेंगे मैंने मेरे बच्चे को रोल दे दिया।
बोले कोई नहीं कहता, सब के बच्चे ऐसे ही होते, इतना क्यूट तो बच्चा है। तो सबको ये लग रहा था कि जीते के लिए उत्कर्ष से बेटर क्यूट बच्चा हमारे सराउंडिंग में नहीं था कोई। तो क्या रिएक्शन था अमीषा का व्हेन यू टोल्ड हर दैट ही इज डूइंग पार्ट 2? अमीषा तो खुश थी, बहुत खुश थी पार्ट 2 करने। वो तो मुझे बोलती थी हमेशा पार्ट 2 बनाओ। नहीं उत्कर्ष के बारे में, मतलब वो उत्कर्ष के बारे में तो क्या बोलेगी, उसने वो तो खुद ही लेके आई थी उत्कर्ष को। तो वो तो क्या बोलेगी, मुन्ना बोलने का कोई अब क्या बोलना रह गया, उत्कर्ष ही करेगा और कौन करेगा। अगर बच्चा बड़ा हो गया और एक्टर है और अच्छा एक्टर है तो कौन करेगा, वही करेगा। टेल मी ऑनेस्टली, वर यू वेरी डिसअपॉइंटेड एंड वेरी टेंस आफ्टर जीनियस डिडंट क्लिक? नहीं, मैं कोई टेंस नहीं था। पिक्चर जीनियस जो है ओटीटी पे और सैटेलाइट पे बहुत अच्छी चली। समाओ रॉन्ग रिलीज हुई उसकी, और वो 2 पिक्चर उससे पहले इतनी बड़ी हिट आ गई। क्या बोलते हैं, पिछले वीक में दिस गोल्ड और सत्यमेव जयते, और अगले हफ्ते आ गई स्त्री। तो उनके बीच में नए बच्चे की फिल्म एकदम सैंडविच हो गई। स्त्री और यमला पगला आ गई। चली ना चली बात की बात है, यमला पगला थिएटर तो सारे ले गई। तो ये एक ट्रेजेडी की बात है। पर लोगों ने उत्कर्ष को बहुत पसंद किया, उत्कर्ष को अच्छा रहा, और उत्कर्ष के बाद बहुत ऑफर हमेशा आते रहे। ये दूसरी बात है कि हमको तब तक गदर की कहानी मिल गई, और हम कोई गदर के अलावा उसकी दूसरी फिल्म चाहते नहीं थे, होल्ड बैक कर रहे थे। हमने कहा आप गदर देखो, इंडस्ट्री को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह के रोल आएंगे, वो फिल्म गदर के लिए नुकसानदायक थे। क्योंकि गदर इतनी बड़ी पिक्चर है, तो वो बच्चे को जीनियस के बाद लोग गदर में देखेंगे तो ज्यादा बेटर है। गदर के बाद उसके कैरियर को ज्यादा उठाना आएगा। बीच में मैं छोटी मोटी पिक्चरें पकड़ लेता, 2 पैसे आ जाते, थोड़ा बिजी रहता, मगर उससे उसका कैरियर ऊंचे 19-21 हो जाता। वो मैं नहीं चाहता था, वो भी नहीं चाहता था। तो इस दौरान उसने कुछ और एक्टिंग क्लासेस और कुछ, वो तो बहुत बिजी रहता है। उससे ज्यादा संसार में बिजी आदमी कोई नहीं है। डांसिंग बहुत क्या करता रहता है। उससे ज्यादा वो पढ़ाई लिखाई में उसकी बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट आदमी है, और पढ़ता है बहुत काफी, और काफी टेक्निक में काफी इन्वॉल्व है। स्क्रिप्ट लिखता रहता है, गदर की स्क्रिप्ट में भी इन्वॉल्व हो जाता है, एडिट में भी इन्वॉल्व हो जाता है। वो तो बहुत बिजी आदमी है। Now, मैं मिल ही नहीं पाता, इतना बिजी है। What are we expecting from Gadar 2? In the sense, I'm trying to ask you that are we expecting the canvas to be larger, the dialogues to be more stronger, the music to be still better? देखिए ऐसा है, हम इस What exactly are you trying to हम इस तरह से गदर की कहानी हमने कभी नहीं सोची कि गदर 1 से आगे क्या होगा। हमने गदर 1 से बेटर होगी या वर्स्ट होगी। हमने ये सोचा कि तारा, सकीना और जीते की आगे कथा क्या बनेगी, इसलिए टाइटल है द कथा कंटिन्यूज। इनकी कथा आगे कैसे बनेगी, हमने सिर्फ यही सोचा। वो उनके जीवन की कथा में, उनके परिवार की कथा में क्या क्या घटा है। चूंकि वो कैरेक्टर ऐसे हैं, और हम फिल्म को 1971 में ले आए, वॉर टाइम था। अब वॉर टाइम में फिल्म ले आए तो कथा ऐसी है और कैरेक्टर ऐसे हैं, दौर ऐसा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, तो अपने आप ड्रामा खड़ा होगा। ड्रामा होगा तो डायलॉग होंगे, सिचुएशंस होंगी तो म्यूजिक होगा। गदर में जब तक लव स्टोरी ना हो, गदर में जब तक म्यूजिक ना हो, गदर में जब तक ड्रामा ना हो, डायलॉग ना हो, एक्शन ना हो, इमोशंस ना हो, तब तक गदर कैसे होगी। तो ये 5 क्वालिटी तो पहली गदर में भी थी, इसमें भी थी। और मेरे अपने हिसाब से जो पिक्चर बनी है गदर, भगवान बड़े बोल ना बुलाए, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी है। और हर मेकर को अपनी पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, मैं इसमें बोल के क्या करूं। लेकिन पर मेरे सामने गदर 1 का कंपटीशन है, और गदर 1 हम रिलीज भी कर रहे हैं। That's your benchmark. वो आसान नहीं है। गदर 1 रिलीज करके गदर 2 रिलीज करने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए। वो हम कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर पे भरोसा है हमें, और फिल्म पे भरोसा है जो फिल्म बनी है। अब लोग कंपेयर तो करेंगे ही। हाँ कर पर हमने तो अपने ईमानदारी से बढ़िया फिल्म बनाई है, और मुझे इतना मालूम है कि 20, 30, 40 तालियां बजा के आएंगे फिल्म में। 10, 20 नहीं, 20, 30, 40। ओके, मेरे को एक बात सरप्राइजिंग लग रही है यहाँ गदर 2 में, और वो ये कि आपने म्यूजिक डायरेक्टर चेंज किया है। जो पहली गदर का म्यूजिक था वो तो मतलब हर एक गाना, बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग। क्या है नाउ इसके लिए भी बहुत जिगर चाहिए कि आपने म्यूजिक डायरेक्टर चेंज किया फ्रॉम उत्तम सिंह टू मिथुन। व्हाई डिड यू डू इट? देखिए क्या, मुझे उत्तम सिंह जी हाईली टैलेंटेड आदमी है। ऐसा नहीं था कि वो आज की धुन ट्यून नहीं देते या आज का साउंड नहीं देते, लेकिन मुझे एक हल्का सा चेंज चाहिए था
टाइम का चेंज चाहिए था। गदर 1 के 2 गाने मैं निकला गाड़ी लेके, और उड़ जा काले कावा को मैंने रीपैकेज किया है, और एक भी वर्ड नहीं चेंज किया है, ना धुन चेंज किया है। ऐसा नहीं किया लोग जो धुन चेंज कर देते हैं, सब कुछ चेंज कर देते हैं, अंतरे चेंज कर वैसे का वैसा ही एज इट इज रखा है। सिर्फ उसका साउंड में थोड़ा सा अपग्रेड किया है उसको, जो कि साउंड 20 साल में बहुत बदल चुकी है, बहुत सारी। और बाकी के जो 3-4 गाने हैं मिथुन ने बहुत ही अच्छे बनाए, क्योंकि मिथुन के लिए और सईद कादरी के लिए बहुत बड़ा, सईद कादरी जो हमारे लिरिक राइटर है, बहुत बड़ा कंपटीशन था आनंद बख्शी। आनंद बख्शी को कौन कम्पीट करेगा, उत्तम जी को कौन कम्पीट करेगा, नॉट पॉसिबल। गदर के म्यूजिक को कौन कम्पीट करेगा, सिर्फ ट्रिब्यूट दिया जा सकता है। तो हम लोगों ने ट्रिब्यूट दिया गदर के 2 गानों को यूज करके, मैं निकला गड्डी लेकर, उड़ जा काले कावा। बहुत सारा बैकग्राउंड भी हमने उसका यूज किया, जो थीम था तारा सकीना का, वही यूज किया है। वो कैसे बदल सकते हैं, वो तो हर आदमी के ब्लड में है। जो मेन चीजें थी हमने कोई टच नहीं की। 3-4 गाने जो हमने दूसरे बनाए हैं वो बहुत ही अच्छे गाने हैं, अरिजीत ने गाए हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल गाने हैं जो लव सॉन्ग्स हैं। कोई एक ईद का गाना भी है बहुत अच्छा, जीते का एक गाना है झूम झूम करके। वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अरिजीत ने गाया एक गाना झूम झूम, जो कि मतलब बहुत कमाल रोमांटिक सॉन्ग है। जैसे जीनियस में मेरा फितूर था उत्कर्ष के ऊपर, तो मतलब जो मैच करता है गदर के म्यूजिक को। तो मिथुन जी ने बहुत अच्छे गाने बनाए हैं, और सईद कादरी जो उसके लिरिक राइटर हैं उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और बड़ा जिगर है उनमें कि गदर के पहले म्यूजिक के सामने वो दूसरा म्यूजिक ला रहे हैं, कि बगल में नए गाने ला रहे हैं। और उन्होंने बहुत दिल से और बहुत लगन से काम किया है, और वो कहीं कम नहीं है। So, but are you saying that you didn't get in touch with Mr. उत्तम सिंह? बहुत हम टच हुए उत्तम जी से, बातचीत, उत्तम जी ऑफिस आपने हमको बताया कि आप मैं ये कर रहा हूँ, तो उत्तम जी मतलब was okay with it? उत्तम जी ओके, उत्तम जी क्या, उत्तम जी भले से आदमी है, वो बहुत ही, वो तो कभी किसी के पास काम, He wasn't hurt. वो इतने सीधे इतने अच्छे आदमी है, और वो कभी काम मांगने कहीं जाते ही नहीं। और उनको लगा कि डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट कुछ और है तो कभी मना भी नहीं करते। इतने सालों में भी तो उनके बिना मैंने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों से काम किया, तो ऐसा नहीं होता है। समय की वक्त के हिसाब से डायरेक्टर अपनी चीजें चुनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछला जिनके साथ काम किया वो अच्छे नहीं है। उत्तम जी वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर व्हिच आई हैव वर्कड। Okay. Now again you are clashing with another movie. You did that with Lagan. मैं तो किसी के साथ you are clashing with Animal. मैं किसी के साथ क्लैश नहीं करता हूँ। It has Ranbir Kapoor. देखो मेरी शुभकामना है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर मेरा फेवरेट एक्टर है आज के दौर का, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं उनके साथ कंपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं कौन कंपीट, वो बहुत बड़े हमसे, मैं कहाँ कंपीट। सीरीज की फिल्म है, वो डायरेक्टर भी उनका बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं फैन हूँ उसने जो फिल्म बनाई थी पिछली। लेकिन गदर 15 अगस्त का जो माहौल है वो गदर डिजर्व करती है उस जो इमोशन आप बोल रहे हैं, वो 15 अगस्त के लिए गदर एकदम एप्ट पिक्चर है, इसलिए हम लेकर आ रहे हैं। अब वो भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं 2-2, 3-3 पिक्चरें एक साथ चलती है। समय बहुत, गदर और लगान भी चली, कितनी पिक्चरें 2-2 एक साथ चलती है, उसमें क्या है, चलती हैं। और उनकी पिक्चर भी चले, हमारे भी चले, दोनों संग चलेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। इंडस्ट्री गर्म होगी तो सबका फायदा होगा। बहुत जरूरी है गर्म होना, काफी ठंडी हो गई है। क्यों ऐसा हो रहा है, आपको क्या लगता है? आप तो स्पेशली लास्ट 1 ईयर में तो बहुत एक्टिव रहे हैं जब गदर 2 बना रहे थे। रीजन क्या है, मुझे जो लगता है समाव हमारे पास एक्टर हो, डायरेक्टर हो, वो पूरे भारत के लिए सिनेमा की सोच रखने वाले नहीं रहे। जो नई पौध आ रही है बॉम्बे से या यहाँ के पारिवारिक लोगों से या जहां से भी आ रही है, जो भी आ रही है नई पौध, वो उन्होंने पूरा भारत देखा ही नहीं। उन्होंने विदेश देखा है, या बॉम्बे तो बरसोवा से लेके बांद्रा तक देखा है, ये इससे ज्यादा भी नहीं देखा। उनका उठना बैठना करना, वो ट्विटर भी नहीं, इंस्टा पर ही ज्यादा, और उनको इंस्टा पे सामान बेचने हैं, इंस्टा पे चीजें करनी है उनको। वो उनके लिए स्टारडम सिर्फ इंस्टा ही रह गई है। उनके लिए वो रहा ही नहीं है कि हम पूरे भारत को समझें, भारत को देखें, भारत में क्या हो रहा है, वो सब ना वो मेकर्स हैं। जब पहले जो मेकर्स होते थे, आप 80s 1970s में जाओ तो 15-15 20-20 बड़े बड़े डायरेक्टर होते थे जिनके नाम से लोग सिनेमा देखने जाते थे। आज साउथ में आज भी एक्टर
है, डायरेक्टर है, उनके नाम से लोग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनके कनेक्शन है ऑडियंस के साथ, वो ऑडियंस की नब्ज की फिल्म बनाते हैं। वो पूरे भारत, अब जैसे गदर है, गदर भारत के नब्ज की फिल्म है। गदर में हर आदमी भटिंडे में रहने वाला भी, तो एम्स्टर्डम में रहने वाला भी, तो वैंकूवर में रहने वाला भी कनेक्ट करेगा उस फिल्म को, समझे ना। हर साउथ में भी जिसको हिंदी नहीं आती वो भी कनेक्ट करेगा, क्योंकि वो उसके परिवार का हिस्से की कहानी है। वो उसके देश की कहानी है। तो हम कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी भूल गए हैं। जिनके लिए हम केटर करते हैं, जो पीवीआर, अभी मैं गया था सिनेपोलिस, पूरा सन्नाटा है, मैं टीजर देखने गया था, खाली पड़ा हुआ। मैं सोच रहा हूँ इनका बेचारों का क्या आ रहा है, क्या बिजनेस चलेगा। एक्साइटमेंट क्रिएट करे। ऐसे ना हीरो है, ऐसे ना डायरेक्टर है, ऐसे ना राइटर है। जैसे आपने सलीम जावेद का नाम लिया, उनकी कहानी एक्साइटमेंट क्रिएट करती थी। एक पूरे देश को घुमा देना, एक देश को पकड़ लेना। अगर मैं बात करता हूं, मनोज कुमार थे, विजय आनंद थे, राज खोसला थे, राज कपूर थे, शक्ति सामंता थे, फिरोज खान थे। अब गिनते चले जाओ उस दौर के डायरेक्टर, तो गिनते चले जाओगे तो आपको लगेगा सुभाष घई थे, तो जो पूरे देश को पकड़ लेते थे। उनकी फिल्म आती थी तो पूरा देश उस पर आ जाता था। घई साहब की फिल्म आ रही है, राज कपूर की फिल्म आ रही है, राज खोसला, विजय आनंद की आ रही है, पूरा देश उसमें घुस जाता था। ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर थे। तो आज वो जिनके नाम से हम चले जाते थे फिल्म देखने, कि भाई ये डायरेक्टर है। गुलजार साहब की फिल्म आती थी, ऋषिकेश की फिल्म आती थी, पूरा देश चला जाता था कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आ रही। सॉफ्ट फिल्म छोटी सी होती थी, लेकिन तो डायरेक्टरों के इतने बड़े बड़े नाम थे जिनके लिए आप चले जाते थे। उसमें कोई भी एक्टर हो, फर्क नहीं पड़ता था। तो वो ब्रांड ऑफ डायरेक्टर खत्म हो गए, ब्रांड ऑफ एक्टर खत्म हो गए, ब्रांड ऑफ प्रोड्यूसर खत्म हो गए। अब क्या हुआ, हमने ब्रांडों के लिए काम करना शुरू कर दिया कि एक परफ्यूम के लिए परफ्यूम का ब्रांड हो गए हम, बस वो इंस्टा पे हम उसको पोस्ट कर रहे हैं। किसी ड्रेस डिजाइनर का ब्रांड हो गए, उसको हम पोस्ट कर रहे हैं इंस्टा पे, समझे ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमने अपने आप को एक्सपोज कर लिया, हमने कपड़े उतार के फोटो ले लिए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम ये सब में चले गए। हमारे अंदर वो एक हीरोइज्म का जो तेवर होता है, वो एक वकार जो होता है कि यार लोग हमारी तरफ, हीरो का मतलब क्या है, पीपल शुड लुक एट यू। तो आप लाखों करोड़ों में एक हो, आप आम नहीं हो। राजकुमार साहब का मुझे याद है, मैं राजकुमार साहब का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं आपको, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कि राजकुमार साहब के साथ एक बार मैं बैठा हुआ था, तो राजकुमार साहब मुझे बोले कि कहीं जाने की बात हो रही थी, बोले मैं जा रहा हूँ फलानी की शूटिंग पे। तो अच्छा, तो मैंने कितने बजे की फ्लाइट? बोले रात को 2:30 बजे की फ्लाइट पकड़ रहा हूँ, इंटरनेशनल फ्लाइट। मैंने कहा सर 2:30 बजे की फ्लाइट क्यों? बोले जानी, हम राजकुमार हैं, एयरपोर्ट पे हमें कोई देख ले तो ठीक नहीं है ना। हम जाते हैं, हम आते हैं, हमें कोई देख ले नहीं। हम एक जादू हैं, हमें सिर्फ स्क्रीन पर ही लोगों को देखना चाहिए, उसके आगे पीछे। इधर तो रोज कोई लैंड हो रहा है, उसका टिप ऑफ आ रहा है, तो ये उनकी बात थी कि हम जादू हैं। उन्होंने क्या बोला, हम जादू हैं, हमको हम एक मिस्ट्री हैं। मैं जिंदा हूं, ये बात लोगों को डाउट होनी चाहिए, मैं कुछ हूं या नहीं हूं, ये नहीं लोगों को पता लगे। मेरी एक एक बात मुश्किल से लोगों तक पहुंचे, जो पहुंचे तो वो उस दिन हंगामा मच जाए। यहां तो अब रोज बात हो रही है, अब कोई बात ही नहीं रही है साली। अब किसी की कोई बात ही नहीं करता है कि 24 घंटे दिख रहे हो आप। जब आप साल में एक दफे ही आप एयरपोर्ट पे दिख जाओगे तो आपका पागलपन हो जाएगा। अब आप 24 घंटे दिखोगे तो कौन देखेगा? इसीलिए जब राजकुमार का जूता आता था थिएटर पे तो लोग तालियां बजाते, वो दिखता ही नहीं था। करेक्ट। तो वो पहले एक्टरों का एक जादू था, जो दिखते ही नहीं थे, आप जानते ही नहीं थे कि ये मिस्ट्री ये है या नहीं, समझे ना। और पेपराजी ये वो सब होती थी, लेकिन कोई किसी को मिलता ही नहीं था। तो वो अब ऐसा है नहीं, तो अब सब आम हो गए, तो पब्लिक भी आम हो गई है, क्या देखने जाओ। Okay, let's conclude by, you spoke very well about Rajkumar. Let's conclude by asking you some very interesting incidents which when you worked with the following people. अमिताभ बच्चन साहब का क्या है कि बहुत ही संजीदा कलाकार है, सबने आपसे यही कहा होगा। उनके अंदर एक सबसे बड़ा गुण है, जिसलिए अमिताभ बच्चन बना। अगर वो एक लफ्ज भी उनको डायलॉग में चेंज करना हो तो वो राइटर और डायरेक्टर दोनों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि सर
ये भाषा को मैं उर्दू में है, इसको मैं हिंदी में कर दूं, एक लफ्ज, इतने ओबीडियंट है डायरेक्टर के और राइटर के। इसीलिए अमिताभ बच्चन टोटली अपने आप को डायरेक्टर पे छोड़ देते हैं कि भाई जो आपको करना है करनाइए, मैं तो कलाकार हूं, आपको जैसा मुझे नचाना है नचाओ, मैं नाचूंगा, आपकी मेरे हाथ में फिल्म नहीं है, फिल्म आपके हाथ में। इसीलिए जब उसने फिल्म डायरेक्टर के हाथ में छोड़ी है, राइटर के हाथ में छोड़ी है, इसलिए अमिताभ बच्चन का सक्सेस जरूर शायद इतना ज्यादा है। वो जो प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर जिनके नाम लेना मैं पिछले उसमें भूल गया, कितने बड़े बड़े डायरेक्टर थे। धर्म जी का क्या है कि धर्म जी बहुत यहां से काम करते हैं, दिल से। वो करेक्टर में ऐसे घुस जाते हैं और करेक्टर को अपना बना लेते हैं और फिर डायरेक्टर को बुलाते हैं कि भाई देख, मैं इसको ऐसे बोलना चाहता हूं। वो भी डायरेक्टर की मर्जी के बिना कुछ नहीं करते, लेकिन उनका एक अंदाज है काम करने का। वो पूरे सीन को अपने तरीके से बोलते हैं, आपके राइटर के लिखे हुए तरीके से नहीं बोलते। आपकी जो मेन लाइन है वो बोलेंगे, डायलॉग बोलेंगे, लेकिन उसको अपने अंदाज में बोलते हैं, तो वो बहुत नेचुरल हो जाते हैं। जीनत अमान के साथ मैंने बंधन कच्चे धागों में काम किया था। आई फाउंड हर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग लेडी। वो बहुत इतनी मेहनत करती थी, इतने सवाल पूछती थी मेरे से, मैं तो बहुत छोटा था, और इतने सवाल मुझसे पूछती थी हर चीज में, ये ऐसा क्यों करूं, ऐसा क्यों करूं, ऐसा। और मैं उसको एक टेक नहीं, दो टेक नहीं, 10-10 टेक भी देती थी वो, जब तक डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं होता था। मतलब ये सब लोग ऐसे थे कि डायरेक्टर के हिसाब से ही चलते थे। प्रियंका चोपड़ा तो नहीं थी जब मैंने, एकदम रॉ थी और बहुत मेहनत की उसने। पहली फिल्म में हर कोई मेहनत करता, उसने भी बहुत की। वो 2-2 महीने की शूटिंग होती थी, 10 दिन शूटिंग होती थी उसकी, लेकिन 2 महीने सेट पे रहती थी। और उसको कुर्सी मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, खाना मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। प्रियंका चोपड़ा का सबसे बड़ा गुण है, उसका फोकस बहुत ज्यादा है। उसको सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे प्रगति करनी है, और प्रगति करने के लिए जो भी राइट रास्ता है वो चुनना है। कभी गलत रास्ता भी नहीं चुनेगी। ऐसा नहीं कि किसी को धक्का देके ऊपर बढ़ेगी, वो एकदम राइटली ऊपर जाएगी, लेकिन वो उसका ध्यान न किसी की बुराई में, न किसी की भलाई में। आज ये तो बहुत सालों के बाद अब जाके उसने 1-2 स्टेटमेंट ऐसे दिए, वो शायद पता नहीं कि हर एक के जीवन का एक मौका ऐसा आता है जहां आदमी अपने अंदर की कुछ चीजें निकालता है, हर आदमी। लेकिन इनिशियल डेज में जब मेरे साथ का, वो सिर्फ फोकस है, उसको सिर्फ अपने काम से काम मतलब है, उसको ना किसी पॉलिटिक्स से मतलब है। एंड वेरी गुड एक्टर। सलमान खान साहब के साथ तो बड़ा मजा आया, हमने बहुत शूटिंगें की। और खान साहब का तो किस्सा ऐसा है कि रात 1 बजे बुलाते हैं फोन करके। अगर मैं फोन नहीं उठाऊं तो मेरे असिस्टेंट को फोन करेंगे, मेरी बीवी को फोन करेंगे कि शर्मा जी को भेजो, एक सीन आया है दिमाग में, एक गाना आया है दिमाग में। 2 बजे गाना सुनवाएंगे और फिर 4-5 बजे तक वो उस सीन और फिल्म में ही रहेंगे। और सलमान खान का क्या है कि लोग कहते हैं कि शराब पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, महफिलें लगाते हैं, फलाना करते हैं, ये सब बेकार की बात है। सलमान खान का क्या है कि ठीक है, आदमी शाम को एक कूल होने के लिए एक ड्रिंक व्रिंक या जो भी थोड़ा बहुत जो है बैठते हैं, लेकिन दिमाग उनका सिर्फ काम में होता है। वो सलमान खान को मैंने किसी की भलाई बुराई करते नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा कि वो बुरा है, ये बुरा है, किसी को कहते नहीं देखा आज तक। सलमान खान के साथ मैं अगर 4 घंटा हूं तो 4 घंटा वो सिर्फ सीन का डिस्कशन करता है, गानों का डिस्कशन करता है, फिल्मों का डिस्कशन करता है। शर्मा जी वो फिल्म थी, उसमें गाना ऐसा था, शर्मा जी वो फिल्म थी, उसमें सीन ऐसा था, इतने सीन, इतने गाने याद है उसको, लाइब्रेरी है वो, मतलब गूगल है, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था। और अपने सीन में क्या हम ऐसा कर सकते। अगर 4 घंटा मैं उसके साथ हूं तो वो 4 घंटे तक सिर्फ काम की बात करता है, काम के सिवाय कोई। तो आप कह रहे हैं 1 बजे फोन करते हैं, एक सीन दिमाग में आएगी तो खुद सीन नहीं बताते हैं, दिमाग में ऐसा नहीं आता। उसके दिमाग में कोई थॉट आया, हमारे सीन के दिमाग में कोई थॉट आया, कुछ उसको थोड़ा थॉट आया कि सर ऐसा, वो सीन ही चलता है ना, ऐसा है, कोई गाना दिमाग में आया और बेटर करते हैं। हाँ, और गाना दिमाग में आया कि सर ये गाना देखो, ये ऐसा कुछ गाना बनाए क्या, भाई तो बना नहीं है, ऐसा कुछ करें क्या, साजिद वाजिद को बुलाए, वाजिद ने देखो एक नई धुन सुनाई है, अभी आपको कैसी लग रही है। कॉन्स्टेंटली एट इट। वो 24 घंटे काम करता है, इसीलिए सलमान खान है। 3 बजे 4 बजे अपने जिम को चला जाएगा, फिर 5-6 बजे तक जिम करेगा, फिर वैन में जाके सो जाएगा। बैगाबून की लाइफ है, वो वैन उसको फिल्म सिटी ले जाती थी हमारे सेट पे, और वहां 11 बजे उठता था, 2 बजे से शूटिंग करता था। तो बैगाबून की तरह रहा है हमेशा, और सिंपल सादा आदमी है, एक कर्मठ आदमी है, जिसको कहते हैं ना कर्म, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है।
वो आप देखो ना, जब जाता भी है तो किसी तरह लुक भी नहीं देता, लोग कहते हैं एरोगेंस, एरोगेंस नहीं है, वो सिर्फ अपनी दुनिया में रहता है, उसको कोई किसी से मतलब ही नहीं, वो ना आपकी भलाई में ना आपकी बुराई में। आप उसको उंगली करते हो तो फिर वो कोई रिएक्ट कर देता है, वो किसी की भलाई बुराई में नहीं है, उसको किसी का भला बुरा नहीं चाहिए, वो सबका भला ही चाहता है, किसी का बुरा नहीं। अक्षय कुमार साहब का क्या है कि बहुत टाइम के पाबंद है, और उनके साथ काम करना है आपको तो बहुत टाइम पे काम करना पड़ेगा। वो 9 बजे आ जाएंगे, 7 बजे 6 बजे चले जाएंगे, उसके बाद आप ऊपर नीचे जाओगे, और वो भी बहुत, अक्षय कुमार साहब आपको दिन भर में 15 सीन दिखा देंगे, कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे, भले उस सीन से रिलेटेड हो या ना हो, फिल्म में कहीं आ सकता हो या ना आ सकता हो। मतलब देखिए, ये जो इतने बड़े स्टार बनते हैं ना, कैसे बनते हैं, लोगों को इनकी ग्लैमर लाइफ दिखती है, एक्चुअली ये सब काम में डूबे हुए लोग हैं। इनको आपको इनकी ये साइड कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता रहा हूं। सब आपको इनकी आशिकियां बताएंगे, सब आप इनके एरोगेंस बताएंगे, लेकिन ये सब 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कि फालतू की गप्पे मारता हो। ये हीरोज लोग कभी फालतू की गप्पे नहीं मारते। कम से कम ये पुराने जमाने के जितने भी ये जो कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत एक एक शब्द तोल के बोलते हैं, उनको लगता है कि इनके शब्दों को कोई ना कोई उड़ा के ले जाएगा। गोविंदा गोविंदा का क्या है कि गोविंदा जी का टाइम का थोड़ा इशू है, वो तो, लेकिन मेरे पास तो 6-6 बजे भी आए, 5-5 जो रात शूटिंग करके भी ऐसा भी है, 6-6 बजे भी है, क्योंकि मधु अम्बट मेरे कैमरामैन थे, उन्होंने इनको बोला कि मैं तो 6 से 9 बजे तक ही शूटिंग करता हूँ, तो खुद दिन आए 6 से 9 भी। लेकिन जब हमने उनके साथ काम किया तो हमने तय कर लिया सुबह अर्ली मॉर्निंग हम शूट करेंगे, और शाम को 4 से 6 के बीच में शूट करेंगे। हम बैकलाइट में शूट करते थे। गोविंदा का टाइम का थोड़ा इशू रहा है उनका, लेकिन एक बहुत गुण है गोविंदा में कि वो 3 घंटे में 2-3 सीन, स्टडी कैंप पे आप ले लो, 2-3 सीन खत्म कर देंगे 3 घंटे में, एक दिन में, जो कि 2 दिन का काम होता है। इसलिए उनकी फिल्म 40-50-60 दिन में बन जाती है। वो भले ही 2 घंटा लेट आए, 4 घंटा लेट आए, लेकिन इनपुट उनका हर एक्टर से ज्यादा है। जो एक्टर टाइम पर भी आ रहा है, टाइम पर जा रहा है, उससे ज्यादा इनपुट गोविंदा का होता है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू अनिल शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। We are really looking forward to Gadar and Gadar 2. Thank you so much. My pleasure.